आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। ये वो अनुच्छेद रहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई एग्जामों में आए हुए हैं। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ नोट्स रखा हुआ है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा संघ और उसका राज्य, तो ये मेन टॉपिक हो गया। इसके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद हैं और उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए राष्ट्रपति लिखे हैं, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही जो अनुच्छेद रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। और इस तरह करके मैंने यहाँ भी लिखा हुआ कुछ समान अनुच्छेद मैंने यहाँ से लिया हुआ है, उसके बारे में एक एक लाइन में हम बताते चले जाएंगे। ये त्वरित रिवीजन के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला हम लोग लेते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि हमको पता है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है, तो 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। जबकि राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो पहले अनुच्छेद में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 के तहत ही जो कोई किसी देश का क्षेत्र नए राज्य के रूप में भारत में प्रवेश कराया जा सकता है, या कोई देश का कोई क्षेत्र अगर स्वेच्छा से शामिल होना चाहे तो ऐसा किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 देखिए, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन। नए राज्यों का अगर निर्माण करना रहेगा, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना रहेगा, तो अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि सन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से काट के बनाया गया। उसी तरह जो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से काट कर उत्तराखंड बनाया गया। इसी तरह 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से काट कर झारखंड बनाया गया। इनकी डेटें भी आप याद रखिएगा। तो ऐसे जो भी राज्य बनाए जाएंगे वो किस अनुच्छेद में आएंगे, अनुच्छेद 3 में आएंगे। अगला देखते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ शुरू होता है, अनुच्छेद 52 से, और कहता है ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 देखिए, मैंने यहाँ नहीं लिखा। अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति किसका प्रमुख होगा, कार्यपालिका का। अनुच्छेद 54 देखिए क्या है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बताया गया है निर्वाचन किसमें, अनुच्छेद 54 में। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है कि उसके पद की अवधि कितनी रहेगी। तो याद रखिए, राष्ट्रपति की पदावधि रहती है 5 वर्ष। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 60 शपथ की बात करता है, राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है अनुच्छेद 7। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 61 महाभियोग की बात करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जाने की प्रक्रिया की बात करते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा, जब वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या संविधान से इतर जाएगा, तो उस स्थिति में उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले क्षमा का उल्लेख है। जैसा कि पता है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है और क्षमा का और सजा का लघुकरण कर सकता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद तहत कर सकता है ऐसा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है, अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी राज्यसभा का सभापति तो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन कैसे होगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा जिक्र कर दें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति पदावधि दी गई है। याद रखिए, उपराष्ट्रपति पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है, या 5 साल ये रहता है उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 67 पदावधि हो गई। अनुच्छेद 68
सॉरी 69 में क्या किसका वर्णन है? शपथ का वर्णन है। किसके शपथ का? उपराष्ट्रपति के शपथ का। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अब बात करें अनुच्छेद, अगला पॉइंट है संसद। संसद में देखिए अनुच्छेद 79 दिया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया। देखिए संसद में क्या क्या शामिल होता है। संसद किसको मिला के बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। तो संसद के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। संसद में जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है, और इसके गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। लोकसभा निम्न सदन है जिसका कि 5 साल में विघटन हो जाता है। तो ये अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन की बात करता है। बताता है कि किस स्थिति में संसद का जो है सत्रावसान होगा और विघटन होगा, ये अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण की बात करता है अनुच्छेद 87। देखिए जब भी कोई नई लोकसभा गठित होती है तो राष्ट्रपति वहाँ भाषण अपना देता है, उसी को प्रावधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 87 में है। अगला सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देखिए अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बताया गया है 125 में। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बात की। तदर्थ मतलब एडहॉक पे न्यायाधीश रखे जाएंगे अगर वो कोरम पूरा नहीं कर पाते हैं, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या है। तो अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसले दिए जाएंगे वो अभिलेख का काम करेंगे और वो कानूनी रूप ले लेंगे। ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अनुच्छेद 143 परामर्श संबंधी अधिकार देता है सर्वोच्च न्यायालय को कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। इसमें याद रखिएगा कि राष्ट्रपति किसी चीज़ में अगर परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। अगला देखिए, अब बात करते हैं, अगला तथ्य है राज्यपाल। देखिए राज्यपाल के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई। किस अनुच्छेद में? 153 में कहा राज्यों के लिए राज्यपाल की बात की गई है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों की बात करता है, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करता है। जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल की पदावधि होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। तो देखिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमा संबंधी अधिकारों का वर्णन है। तो इसमें याद रखिएगा राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, लेकिन किसी दंड को वो की प्रकृति को चेंज कर सकता है और उस दंड को लघुकरण कर सकता है राज्यपाल, और ये अधिकार उसको किस अनुच्छेद तहत दिया गया है? अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के सहायता मंत्री परिषद होगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 163 में। अगला देखते हैं। अब देखिए आ गया विधानमंडल। विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में कहा गया है विधानमंडल के गठन के बारे में। जानते हैं विधानमंडल में क्या क्या आता है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों मिला के क्या कहलाती है? विधानमंडल कहलाता है। तो ये किस में था? अनुच्छेद 168। 169 जो राज्यों का उच्च सदन है विधान परिषद, उसके गठन के संबंधित जो है प्रावधान की बात करता है अनुच्छेद 169। अगला है अनुच्छेद 170 विधानसभा के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 172
विधानमंडल की अवधि बताता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। जब पहला विधानसभा गठित हो जाएगी तो उसी स्थिति में राज्यपाल जो है अपना विशेष अभिभाषण देता है, सबको संबोधित करता है। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में? 176 में है। अगला देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट संबंधी जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214 में राज्य उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस में कहा गया? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो अभिलेख का कार्य करेंगे, यानी कानूनी रूप ले लेंगे। अगला देखिए, अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीश नियुक्ति और उनकी शर्तों के बारे में बात किया गया है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनके लिए शर्तें क्या होंगी और कैसे नियुक्त होंगे। अनुच्छेद 221 में उनके वेतन की बात की गई है। अनुच्छेद 226 में रिटों की बात की गई कि हाई कोर्ट को रिट संबंधी अधिकार भी होंगे। देखिए, रिटें जो होती हैं कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, परमादेश है। तो इन 5 रिटों को जारी कर सकता है हाई कोर्ट 226 के तहत और इनसे संबंधित प्रावधानों को अपना सकता है। अगला देखिए पॉइंट है आपात। अनुच्छेद 252 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। राष्ट्रीय आपात की बात अनुच्छेद 252 में की गई है। अनुच्छेद यहाँ याद रखिए 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई। 356 में राज्यों में आपात की बात की गई है। राज्यों में आपात जो लगेगा अनुच्छेद 356 तहत लगेगा, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अनुच्छेद 359 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होंगे आपातकाल के दौरान। ये कहा गया किसमें? अनुच्छेद 359 में कहा गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। और याद रखिए कि वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद, अब देखिए ये आपातकाल का प्रावधान हो गया। अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं छोटे छोटे जो है उनको हम लोग देखते हैं जो कई बार आए हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। कौन, जैसा कि आपको पता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है केंद्र में यानी संसद में, और विधानमंडल में कौन करेगा? तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो अनुच्छेद 110 में किसके बारे में प्रावधान है? धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 111 में क्या है? जेबी विधेयक। जेबी विधेयक के बारे में प्रावधान है, यानी जो जिस विधेयक पर राष्ट्रपति जानबूझकर देरी करना चाहता है तो उसको जेबी विधेयक कहते हैं। ये अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 में बजट के प्रावधान है। जो बजट साल भर का वार्षिक आय व्यय का विवरण होता है उसके बारे में 112 अनुच्छेद में प्रावधान है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक देखिए क्या होता है कि जब खर्चे के लिए, जो शासन प्रशासन खर्चे के लिए देश संसद में संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को बोला जाता है विनियोग विधेयक। जिस विधेयक के तहत ये पैसा निकाला जाता है विनियोग विधेयक कहलाता है। और ये किसमें है? अनुच्छेद 114 में है। अनुच्छेद 116 में क्या है? लेखानुदान। लेखानुदान क्या है कि जैसे अगर जो है किसी वर्ष के लिए पहले अग्रिम रूप से किसी योजना के लिए पैसा खत्म हो गया है तो उसमें बिना संसद में चर्चा के ही पहले ही वहाँ से पैसा लेखानुदान के तहत निकाला जा सकता है। ये अनुच्छेद 116 में इसका प्रावधान है। अगला है अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 178। अगला है अनुच्छेद 199 राजधन विधेयक के बारे में बताता है। राजधन विधेयक। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद निर्णय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग देखिए जानते हैं वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व होता है, जो टैक्स होता है, इसका बंटवारा करता है वित्त आयोग। ये प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का गठन है। लोक सेवा आयोग यानी संघ के लिए जो लोक सेवा आयोग होता है, राज्यों के लिए संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी होते हैं 2 राज्यों के लिए। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315 में है।
अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। निर्वाचन आयोग जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो चुनाव कराता है भारत में, विधानमंडल और लोकसभा राज्यसभा का जो चुनाव कराता है, कौन? निर्वाचन आयोग। अन्य देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, मतलब जो भी नागरिक होंगे, राज्य के समझ सभी लोग जो है विधि की समझ सब लोग समान है, ये कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भी भेद नहीं करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता बात करते हैं, नौकरियों आदि में जो सबको समान अवसर दिया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 16। लेकिन इसी में याद रखिए अनुच्छेद 16(4) के तहत भी आरक्षण भी दिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन और में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत जैसी जो प्रावधान पहले थे उनको अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जैसा कि आपको पता है पहले राजा महाराजा या बड़े बड़े जो सरदार थे बड़ी बड़ी उपाधियां रखते थे, तो उनका अंत अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध है। निवारक निरोध के तहत ही जैसे टाडा वगैरह या अफस्पा वगैरह जो प्रावधान है ये इसी के तहत ही लागू हुए हैं, अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम, यानी मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है, कौन? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों आदि का निषेध, जो कारखाने हानिकारक हैं उसमें बालकों के निषेध किया गया अनुच्छेद 24 के तहत। अगला अनुच्छेद, यहाँ याद रखिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब यहाँ है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के संरक्षण के प्रावधान के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 29 में। देखिए अल्पसंख्यक कितने हैं भारत में, जो है 6 लोगों का अल्पसंख्यक कहा गया, जिसमें हिंदू छोड़ के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, इनको अल्पसंख्यक कहा गया है। 2014 में जैन 6वें मतलब नवीनतम अल्पसंख्यक सूची में शामिल किए गए थे, यानी 6 हैं इस समय। अगला देखिए अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्था की स्थापना। अल्पसंख्यक अपने संस्कृति और को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ये अनुच्छेद 30 में प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 32 ये सुप्रीम कोर्ट की 5 रिटों की बात करता है, जैसा हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 में मैंने बताया था। वो 5 रिटें कौन है? परमादेश, अधिकार पुच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो ये सब जो कितनी 5 रिटें हैं जो कि किस अनुच्छेद 32 तहत की जा सकती हैं। अगला है अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा लोक कल्याण कार्य की बात की गई है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 का समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है, जो कि महात्मा गांधी का इसको अपनाना चाहते थे। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है कि राज्य व्यवस्था करेगा कुछ दशाओं में। वो दशाएं कैसे हो सकती है? जैसे राज्य देता है, वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, तो इस तरह के जो प्रावधान है किस अनुच्छेद तहत है? अनुच्छेद 41 तहत। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी, जैसे मनरेगा वगैरह कई बार एग्जाम में पूछा है कि इस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 43 तहत निर्वाह मजदूरी बात की गई है और इसी के तहत मनरेगा प्रावधान भी आया है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई, मतलब कि सभी के लिए जो कानून बराबर होगा, सबके लिए एक ही नियम होगा। तो ऐसा प्रावधान केवल भारत में एक ही जगह है, कहाँ है? गोवा में है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता लागू, पूरे भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे आप जान रहे होंगे कि ला में हिंदू ला, मुस्लिम ला अलग अलग हैं, तो ऐसा प्रावधान केवल गोवा में ही समान सिविल संहिता लागू हुआ अनुच्छेद 44 तहत। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 वर्ष तक के बालकों के पोषण की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई कि राज्य पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान बनाएगा। अनुच्छेद 49 में स्मारक संरक्षण, जो स्मारक हैं
ऐतिहासिक उनके संरक्षण की बात की गई। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य की बात की गई है। जैसे कि पता है आपको मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में? मूल कर्तव्य संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। उस किस कमेटी की रिपोर्ट पे ये इसको किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति सहायता, यानी राष्ट्रपति सहायता एक मंत्रिपरिषद होगी। उसकी किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 76 में न्यायवादी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 89 सभापति उपसभापति राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में जो उपसभापति और सभापति पद होता है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 99 सांसदों की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। देखिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि ये हमेशा साधारण विधेयक पर ही होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी मामले को देखकर गतिरोध हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जो पूरे भारत में इससे जो लोगों की तैनाती होती है, ये अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 338 में SC आयोग अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई। अनुच्छेद 338 का में ST आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 350 के में मातृभाषा में शिक्षा के प्रावधान के बारे में बताया गया। मातृभाषा में शिक्षा मतलब जो माता की भाषा है उसी में शिक्षा जो है बच्चे को उपलब्ध कराई जाए, ये अनुच्छेद 350 का में कहा गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास की बात की गई है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इनको 2-3 बार में आप सुन लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।